हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नए श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं जो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। हम लोग कर रहे थे अध्याय संख्या 8 जिस चैप्टर का नाम है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 11 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, अर्थात भाग संख्या 1 से लेकर 10 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पीछे कुछ प्रमेय किए, उसके बाद फिर उदाहरण किए, फिर प्रश्नावली 8.1 किया, फिर उसके बाद फिर प्रमेय हम लोग पढ़े, और फिर आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं, उसी के अनुसार काम करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले भाग में हम लोग प्रमेय संख्या 8.9 को पढ़ा था। आज के इस भाग में हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे उदाहरण संख्या 6 और 7। तो चलिए मेरे साथ आप भी तैयार हो जाइए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो उदाहरण संख्या 6 है जो यह कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC में D, E और F क्रमशः भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है, देखिए आकृति 8.18 में दिखाया गया है। हमारा यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज AB और AC एक ऐसा है त्रिभुज है। अब देखो AB का जो मध्य बिंदु है उसका नाम D है, BC का जो मध्य बिंदु है उसका नाम E है, और जो AC का मध्य बिंदु है उसका नाम क्या है, F है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि D, E और F क्रमशः एक शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब होता है इधर पहले वाला लिखा है तो ये पहले वाला होगा, उसके बाद वाला लिखा है तो उसके बाद वाला होगा, और लास्ट वाला लिखा है तो ये लास्ट वाला होगा। क्रमशः रिस्पेक्टिवली इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है दर्शाइए कि बिंदुओं D, E और F को मिलाने पर अगर हम D से E मिला दें, E से F मिला दें और F से D मिला दें तो एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये अंदर तो एक त्रिभुज बना ही, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस प्रकार इस टोटल मतलब ये जो त्रिभुज ABC है इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो कितने त्रिभुज बनेंगे, तो एक ये पहला त्रिभुज बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इधर चार त्रिभुज बन गए। कितने, इस ABC के अंदर में कितने त्रिभुज बन गए, 4, और एक ABC पूरा का पूरा एक बड़ा त्रिभुज है, मतलब 5 हो गए। तो बड़े वाले त्रिभुज की बात नहीं किया गया है, इसके अंदर वाले जो त्रिभुज है 4 छोटे छोटे उसकी बात किया गया है। जैसे देखो पहला का त्रिभुज है त्रिभुज ADF अर्थात ई वाला त्रिभुज, दूसरे का है त्रिभुज BDE अर्थात ये नीचे वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज है त्रिभुज DFE अर्थात ए वाला त्रिभुज, और एक ई वाला बच गया त्रिभुज EFC। ये टोटल कितने हो गए, ये 4 आपके त्रिभुज हो गए। तो सवाल में कह रहा है कि ये जो त्रिभुज ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 4 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, त्रिभुज ADF, त्रिभुज BDE, त्रिभुज DFE और त्रिभुज EFC, ये आपस में क्या है, सर्वांगसम है। अर्थात सर्वांगसम का ये सिंबल होता है, तो ये क्या है, आपस में सभी सर्वांगसम है। इसको हमें क्या करना है, दिखाना है, दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, तो चलिए देखते हैं। चूँकि अगर आप देखें तो चूँकि D और E क्रमशः भुजाओं AB और BC के क्या है, मध्य बिंदु हैं। क्या है, मध्य बिंदु हैं। तो देखो जो DA वाला ये जो पॉइंट है ये AB का मध्य बिंदु है, और ये जो E जो पॉइंट है E, ये किसका मध्य पॉइंट है, BC का मध्य पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रमेय 8.9 के द्वारा लिख सकते हैं। प्रमेय 8.9 क्या कहता था भैया, कि अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, इसमें एक भुजा का मध्य पाटी वाला पता है मध्य बिंदु, इससे कोई रेखा
नीचे वाले इस भुजा के समांतर खींचा जाए तो जो ई वाला जो साइड है इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा, समद्विभाजित, माने समद्विभाजित मतलब दो बराबर बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। तो 8.9 में पढ़े थे, तो हम क्या करते हैं उसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो ये डी ई है, डी ई और ये जो ए सी है वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। डी और ए सी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। हमने ऑलरेडी प्रमेय में इसको प्रूफ किया है, अगर आप वहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। अगर मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे तो जो होगा वो क्या होगा, हमारा पैरेलल लाइन आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार सेम इसी प्रकार जो डी एफ होगा ये किसके पैरेलल है, जो डी से एफ है ये किसके पैरेलल है भाई, बी सी के पैरेलल है। और जो ई से एफ है, ई से एफ ए किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, ई वाला ए पैरेलल है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या है, जो ए डी ई एफ है और बी डी एफ ई और डी एफ सी ये सब क्या हो गए, आपस में समांतर चतुर्भुज हो गए। ठीक है, और जो एक चतुर्भुज है बी डी एफ ई अर्थात बी से डी इसके ए एफ ए ई, ये जो आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका एक विकर्ण क्या है, डी ई है। तो ये आपका एक समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज को अगर एक विकर्ण में बांट दें तो ई वाला और ई वाला जो दो ट्रिएंगल होंगे, जो क्या होंगे, दो त्रिभुज होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। ये हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज को अगर विकर्ण के अनुदिश काट दें तो जो दो त्रिभुज बनेगा, अर्थात ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, ये क्या होगा, ये आपस में सर्वांगसम होंगे। ये प्रमेय 8.1 में ही या 2 में पढ़े थे। तो इसीलिए जो त्रिभुज बी डी ई है, अर्थात ये नीचे वाला त्रिभुज और ई वाला, ये 1 नंबर और 2 नंबर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसी प्रकार देखो जो त्रिभुज डी ए एफ है, डी ए एफ ई वाला और फिर एफ ई डी ए वाला, ये देखो क्योंकि कैसे हो रहे हैं सर्वांगसम, क्योंकि आपका जो ए वाला है ना, ए डी और ई एफ ये आपस में क्या बन रहे हैं, समांतर चतुर्भुज। और यहाँ पे जो डी एफ है किसका काम कर रहा है, विकर्ण का काम कर रहा है। तो इसके अनुदिश अगर बांटेंगे तो ई मान लीजिए ये तीसरा है और ये चौथा है, तो जो तीसरा चौथा होगा वो किस प्रकार का त्रिभुज बनाएगा, आपस में सर्वांगसम बनाएंगे। ये प्रमेय हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी तरह देखिए त्रिभुज ई एफ सी सर्वांगसम होगा एफ ई डी के। जो ई एफ सी है ए वाला, एक किसके समांतर होगा, एफ ई डी के, अर्थात इसके, क्योंकि यहाँ भी तो बन रहा है ए समांतर चतुर्भुज। और यहाँ पर जो ई एफ है किसका काम कर रहा है, विकर्ण का काम कर रहा है। आया समझ में। तो ये जो आपका 3 4 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये जो त्रिभुज बन रहे हैं अर्थात त्रिभुज ई एफ सी और त्रिभुज एफ ई डी, ये आपस में किस प्रकार के होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। अतः चारों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं। यहाँ तक आया समझ में। अब चलिए देखते हैं उदाहरण संख्या 7। तो उदाहरण संख्या 7 क्या कहता है कि एल एम और एन 3 समांतर रेखाएं हैं। देखो यहाँ पर एक एल है, ई एम है, ई एन है। इनका बीच का जो गैप है सभी जगह बराबर है, अर्थात ये गैप बराबर है मतलब ये समांतर है। इनके बीच का जो अंतर है हर एक जगह समान है। ठीक है, जो तिर्यक रेखाओं P और Q द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित है, एक तिर्यक रेखा ये P है और एक दूसरी रेखा तिर्यक रेखा क्या है, Q है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रतिच्छेदित है मतलब इस प्रकार काट रहा है कि एल एम एन रेखा P पर समान अंतःखंड AB और BC काटती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना दूरी A से B है उतना ही दूरी क्या है, B से C है, जैसा कि आकृति 8.19 में दर्शाया गया है। तो कह रहा है दर्शाइए कि एल एम और एन रेखा Q पर भी समान अंतःखंड DU और EF काटती है। तो दर्शाना है कि जो E है, एल एम एन जो रेखा है, Q, ये जो Q है E वाला लाइन, ये में इसमें भी क्या करता है, समान अंतःखंड काटता है। इसका मतलब जितना ये D होगा उतना ही क्या होगा, EF होगा।
यही हमें क्या करना है, इसको दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उस चीज़ हम लिखते हैं। तो हमें ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है। ए हमें पता है कि ए से बी जितना है उतना ही बी से सी है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है दोस्त कि ये जो डी ई है वहीं ई एफ के बराबर है, सीधा सा मतलब है। ई पी वाला तिर्यक रेखा के जो अंतःखंड बन रहे हैं वो बराबर है, तो जो क्यू वाला के भी अंतःखंड बनेगा वो भी बराबर होगा। तो यहीं हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए ए को एफ से मिलाते हैं। ये जो एफ है यहाँ पॉइंट, और यहाँ पर पॉइंट एफ ए है यहाँ पर, सॉरी, और यहाँ पर क्या है, एफ है। तो इसको क्या हमने किया, मिला दिया, ठीक है। तो ए से एफ को हमने क्या किया, मिला दिया। तो ए को एफ से मिलाया और इससे एफ रेखा को एम को जी पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो एम वाला रेखा था, तो ये जो अब ए से एफ मिलाएंगे तो ये बीच में एक जगह कट कर रहा है, तो इसका नाम हम क्या रख दिए, जी रख दिए। और ए एम लाइन को कट कर रहा है, एम लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, समलंब ए सी एफ डी, ए सी एफ और डी, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है यहाँ आई से, जिसमें जो पैरेलल साइड है वो क्या है, ए डी पैरेलल है किसके, एफ सी के, और जो ए सी है वो एफ डी ए अलग अलग दो साइड हैं जो पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो समलंब ए सी एफ डी दो त्रिभुजों ए सी एफ और ए एफ डी में विभाजित हो जाता है। तो ये देखो दो भाग में विभाजित हो गया। ये जो बनाए थे, एक हो गया ए सी एफ में अर्थात ए से एक, और एक ए डी ए एफ डी मैंने आई से, आई पूरा मिला दिया तो एक समलंब बन गया, है कि नहीं। और ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज में क्या हो गया, विभाजित हो गया। त्रिभुज ए सी एफ में यह दिया है कि बी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। जो ए सी एफ त्रिभुज है, ए सी एफ अर्थात ये नीचे वाला, इसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि ये जो बी है ना, ये ए सी का मध्य बिंदु है। ए से सी, बी जो है इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ये जब मध्य बिंदु है तो ये जो होगा बी जी किसके हो जाएगा, इस समांतर सी एफ के समांतर होगा। हम लोग पर में 8.8 और 8.9 में यहीं पढ़े हैं कि अगर मध्य बिंदु से कोई रेखा ये गुजरेगा तो ये तीसरा रेखा का क्या होगा, समांतर होगा। तो साथ ही बी जी जो है सी एफ के क्या हो गया, पैरेलल, चूंकि एम पैरेलल है एन के, एम पैरेलल है एन के, ये ऑलरेडी गिवन है रिलेशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी जी जो है पैरेलल है किसके, सी एफ के। अब आगे देखते हैं। अतः जी भुजा एफ का मध्य बिंदु है। ये जो जी अब होगा, अब ये किसका मध्य बिंदु होगा, एफ का मध्य बिंदु होगा। ये हम लोग पर में 8.9 से लिख सकते हैं, क्योंकि इसे बराबर भाग में बांट रहा था और ये क्या है, ये पैरेलल है आपस में। तो ये जो करेगा, ये जो दूसरी भुजा है इसको समद्विभाजित कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए ई है वो किसके बराबर हो गया, सॉरी, जो ए जी है, ए जी है वो किसके बराबर हो गया, जी एफ के बराबर हो गया। ए जी एफ के बराबर हो गया। अब त्रिभुज ए एफ डी में भी हम इसी तर्क का प्रयोग कर सकते हैं। जो ये त्रिभुज आपको ए एफ डी जो दिखाई दे रहा है, इसमें सेम वही लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि जो जी भुजा है ए एफ का मध्य बिंदु है। क्योंकि ये देखो, ये जो ए एफ है इसका ये मध्य बिंदु ई जी है। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो ए जी है मध्य बिंदु है, और यह भी आपको पता है कि जो जी है पैरेलल है ए डी के। तो ये जो जी ई है ये पैरेलल है किसके, ए डी के। ई वाला और ई वाला आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब ये दो रिलेशन आपको पता है तो तीसरा आप बता सकते हैं कि जो ई जो होगा डी एफ का मध्य बिंदु होगा, अर्थात ई जो होगा एक इसका मध्य बिंदु होगा इस डी एफ का, क्योंकि हम लोग इसी त्रिभुज में बात कर रहे थे। तो ई वाला मध्य बिंदु ऑलरेडी है ही, ई वाला इसके पैरेलल है। तो जब एक मध्य बिंदु हो और दो साइड आपस में पैरेलल हो, तो जो तीसरा साइड होता है वो क्या होता है, वो समद्विभाजित हो जाता है। ये जो मध्य बिंदु है इसे जो लाइन खींचेंगे इससे, तो यहाँ से हमें पता चला कि डी ई बराबर क्या हो गया, ई एफ, डी ई बराबर ई एफ। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये मतलब हुआ कि एल एम और एन तिर्यक रेखा क्यू पर भी बराबर अंतःखंड में क्या कर रहा है, काट रहा है।
ये जो क्यू है इसको भी बराबर अंतःखंड में क्या कर रहा है, काट रहा है। क्यू को भी बराबर अंतःखंड में काट रहा है। यहाँ तक आया समझ में। तो अगले भाग में जो हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद।